गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारा चैप्टर चल रहा था 8th बी न्यूक्लियाई। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि एटम की यूनिट को AMU की टर्म में क्या करते हैं, डिफाइन। और हमने पढ़ा था एक AMU 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg के इक्वल होता है। ठीक है, अब हमारे पास आता है कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस क्या मीनिंग है इसका? इसका मीनिंग है कि न्यूक्लियस किस किस से मिलके बना है। देखो, पहले ये सोचा गया था, वो सिलेबस में आपके नहीं है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कि पहले ये सोचा गया था कि हमारे पास न्यूक्लियस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलके बना। क्लियर? क्योंकि अब तक न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, पर बाद में न्यूट्रॉन की डिस्कवरी होने के बाद क्या हमारे पास कहा गया कि न्यूक्लियस आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। तो देखो, अब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? चैडविक ने। तो मेन इसका वो कौन है? डिस्कवरी का श्रेय जाता है हमारे पास जेम्स चैडविक। तो आपको एक तो ये याद रखना है नेम, जेम्स चैडविक। क्लियर? और अब देखो न्यूट्रॉन की कैसे डिस्कवरी हुई, मैं एक्सपेरिमेंट बताती हूँ तुम्हें। ये हमारे पास पोलोनियम की सिल्वर प्लेट पे हमारे पास ये एक मेटल है, इसमें से हमारे पास क्या निकलते हैं? अल्फ़ा। क्या निकलते हैं? अल्फ़ा। ये लगा लो, ये कोई ऐसा सोर्स है जिसमें से क्या निकल रहा है? अल्फ़ा पार्टिकल। इसके सामने एक मेटल रखी गई बेरिलियम की। क्लियर? इसके सामने बेरिलियम की क्या रखी गई? एक मेटल। तो इसमें से कुछ रेस निकली। क्लियर? जो ये रेस निकली ना, इनको पहले सोचा गया ये फोटोन है। ठीक है, तो यहाँ पे एक डिटेक्टर होता है। डिटेक्टर मतलब समझ लो, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के देखा गया। ठीक है, जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के देखा गया तो देखा गया कि ये डिफ्लेक्ट नहीं हो रही रेस। अगर ये रेस डिफ्लेक्ट नहीं हो रही तो हमने सोचा ये फोटोन है। क्लियर? पर क्या हुआ, इसके बाद यहाँ पे एक पैराफिन ब्लॉक है, जैसे वैक्स होते हैं ना, वैक्स है यहाँ पे। तो वैक्स के पास क्या होते हैं? हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रोटॉन्स होते हैं। क्या होता है? वैक्स के पास बहुत ज़्यादा प्रोटॉन। तो हमने देखा जब इस जो यहाँ पे ये जो हमारे पास रेस निकली है, ठीक है, जब इसके ऊपर गई ना, उसने यहाँ से क्या निकाले? प्रोटॉन। क्या निकाले? प्रोटॉन। बात समझ आई? तो उन्होंने सोचा कि मतलब एक प्रोटॉन हैवी पार्टिकल है ना, अगर ये प्रोटॉन हैवी पार्टिकल है तो ये फोटोन से कैसे निकल गए? क्लियर? तो उन्होंने सोचा कुछ ना कुछ ऐसा है ये यहाँ पे। ठीक है, ये फोटोन नहीं है, ये कोई और चीज़ है जो इसके साथ कोलाइड करके इन प्रोटॉन्स को इसमें से पैराफिन वैक्स में से बाहर निकाल रही है। बात समझ आई? तो यहाँ से उन्होंने चेक किया कि ये न्यूट्रॉन है। इसको क्या नाम दे दिया गया फिर? न्यूट्रॉन। क्यों? क्योंकि इसने प्रोटॉन को यहाँ से बाहर निकाला है। फोटोन की तो स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि ये न्यूट्रॉन है जिसका मास प्रोटॉन से भी थोड़ा सा क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, आगे बात समझ। इसका मास प्रोटॉन के मास से थोड़ा सा क्या है? ज़्यादा है। क्लियर है? तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन से भी क्या है? हैवी है। ठीक है, तो इसको हमने क्या बोला? न्यूट्रॉन। क्या बोला गया? न्यूट्रॉन। क्या कहा? ये सोर्स है, इससे अल्फ़ा पार्टिकल्स निकल रहे हैं। ये कोई मेटल है बेरिलियम की, इस पर स्ट्राइक होकर कुछ रेस निकली। इस रेस को फील्ड लगा के चेक करके गया। चेक करने के बाद ये डिफ्लेक्ट नहीं हुई। तो हमें पता था कि फोटोन भी न्यूट्रल होते हैं, फोटोन भी डिफ्लेक्ट नहीं होता, तो ये फोटोन हो सकता है।
पर इसके आगे एक पैराफिन वैक्स रखी, उसके अंदर बहुत सारे प्रोटॉन होते हैं। तो जब ये इसके ऊपर आई तो यहाँ से निकला बहुत सारे प्रोटॉन निकल रहे हैं। प्रोटॉन तभी निकल सकते हैं जब इनका मास कंपेरेबल हो। क्लियर? तो इस तरीके से कहा गया कि एक न्यूट्रॉन नाम की चीज़ होती है जिसके ऊपर चार्ज तो नहीं होता, पर क्या होता है, मास तो होता है, और वो मास नियरली इक्वल होता है किसके, प्रोटॉन के मास के। क्लियर? तो आप क्या कंसीडर कर लिया कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। क्या होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। समझ आ गया? ठीक है, तो हम इन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को इकट्ठा क्या बोलते हैं न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। क्लियर? न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को इकट्ठा क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। अब कोई भी एलिमेंट है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे एक्स लिख दिया, यहाँ जेड लगा देना, और आपने यहाँ पे क्या लगा देना, ए। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स एलिमेंट। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, मास नंबर। जेड क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर। समझा क्या? जैसे मैंने लिखा सोडियम 11 23, सोडियम 11 और 23। तो ये क्या हो गया, सोडियम एलिमेंट। 11 क्या हो गया उसका एटॉमिक नंबर, 23 क्या हो गया उसका मास नंबर। क्लियर? तो न्यूक्लियस की कंपोजिशन क्या है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या पाए जाते हैं, हमारे पास प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को इकट्ठा आप क्या बोलोगे, न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलोगे, न्यूक्लियॉन्स। क्लियर? तो किसी भी एलिमेंट को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, बोलो, एक्स, जेड और यहाँ पे ए। ये क्या एटॉमिक नंबर, ये क्या है उसका एलिमेंट, और ए क्या है आपका उसका मास नंबर। क्लियर? अब उसके बाद ये जो जेड होता है ये क्या है, एटॉमिक नंबर। ये क्या है, एटॉमिक नंबर। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। क्लियर? जेड रिप्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और आपको पता है एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। पर एग्जैक्ट मीनिंग ये होता है कि एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन। ए क्या होता है, मास नंबर। ए क्या होता है, मास नंबर। मास नंबर रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को। किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को। प्रोटॉन, क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन को मैं जेड लिख सकती हूँ, यस। ठीक है, क्या लिख सकते हैं हम, जेड प्लस में एन। ए, तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे, ए माइनस के जेड। कैसे निकालोगे, ए माइनस के जेड। एक्स इज द एलिमेंट, जेड इज द एटॉमिक नंबर और ए इज द मास नंबर। जैसे मैंने लिखा सोडियम 11 23, जेड कितना है इसमें 11, ए कितना है 23, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं तो क्या करोगे 23 माइनस 11। क्लियर? उसके बाद हमारे पास होते हैं आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटॉप। तो आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोबार क्या होते हैं और आइसोटोन क्या होते हैं। देखो जी, आइसोटोप वो होते हैं जिनका मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट
और जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम। तो आइसोटॉप कौन से होते हैं, जिनका हमारे पास मास नंबर क्या होगा, डिफरेंट, एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, कार्बन 610, कार्बन 611। तो ये 2 एग्जांपल दे देगा आपको पेपर में, ठीक है, पूछ लेगा ये आइसोटॉप का एग्जांपल है, आइसोबार का या आइसोटोन का। तो इसमें आप चेक करो क्या सेम है, एटॉमिक नंबर। तो ये किसका एग्जांपल हो गया बेटा, आइसोटॉप का। क्लियर। तो दीज आर द आइसोटॉप। तो 2 एग्जांपल और लिख देती हूँ, कार्बन 612, कार्बन 614, ये क्या है, आइसोटॉप्स। क्लियर। जैसे लिख दिया मैंने हाइड्रोजन 11, हाइड्रोजन 12, हाइड्रोजन 13, सब में चेक करो क्या सेम है, एटॉमिक नंबर। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द आइसोटॉप। उसके बाद अपने पास होता है आइसोबार। देखो आइसोबार क्या होता है, जिनका मास नंबर सेम हो। क्या सेम हो, मास नंबर। ठीक है, अगर मास नंबर सेम हो। क्लियर। अगर मास नंबर सेम हो तो हम क्या कैसे एग्जाम्पल समझ सकते हैं। जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल, आपके पास बेरियम 4 7, लिथियम 3 7, एटॉमिक नंबर इनमें क्या है, डिफरेंट, मास नंबर क्या है, सेम। तो ये कैसे हो गए, आइसोबार। क्या हो गया ये, आइसोबार। ठीक है, एक एग्जांपल और लिख देती हूँ मैं। जैसे एग्जांपल ले लो आप H13, हीलियम 23, दोनों में क्या सेम है, मास। तो ये किसका एग्जांपल होगा, आइसोबार। किसका एग्जांपल होगा, आइसोबार। एक होता है आइसोटोन्स। क्या होता है आइसोटोन्स, जिसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो। जैसे एग्जांपल ले लो, बेरियम 5, बोरोन 5 10, बेरियम 4 और 9। अब न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे, 10 में से 5 माइनस करोगे, 9 में से 4 माइनस करो, क्या आएगा 5। तो इसमें सेम नंबर ऑफ क्या है, न्यूट्रॉन। तो ये क्या कहलाएगा आपका, आइसोटोन। क्लियर। उसके बाद है साइज ऑफ द न्यूक्लियस। सबसे पहले तो तुम्हें अब तक ये तो पता चल ही गया होगा कि न्यूक्लियस का साइज किसने बताया था, रदरफोर्ड ने। किसने बताया था, रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि जो न्यूक्लियस होता है वो स्फेरिकल होता है। क्या होता है, स्फेरिकल। न्यूक्लियस इज स्फेरिकल, और जिसका रेडियस क्या होता है, आर। क्लियर। तो उसने क्या कहा कि जो न्यूक्लियस का साइज होता है वो कैसे वेरी करता है, लीनियरली विद मास नंबर। क्या कहने का मीनिंग है कि जैसे मैंने यहाँ लिखा वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस किसके प्रोपोर्शनल होगा, मास नंबर के। किसके प्रोपोर्शनल होगा, मास। अगर न्यूक्लियस स्फेरिकल शेप में है तो उसका वॉल्यूम क्या लिखोगे, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। और एक बार प्रोपोर्शनल से करा देते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, ए आ गया। हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, आर इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, 3/4 पाई, 3/4 पाई। अब इसको हटाओगे, एक कांस्टेंट आएगा, ये भी सारा क्या है, कांस्टेंट। समझ आ गया।
तो जब इस पूरे कांस्टेंट को खोलोगे तो यहाँ से एक कांस्टेंट आ जाएगा, उसको मैं लिख देती हूँ आर नोट। क्या लिख दिया? आर नोट। ठीक है, और यहाँ से क्यूब हटाओगे, क्यूब मतलब क्यूब हटाओ 2 के कांस्टेंट आ जाएगा, तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, उसको आर नोट बोल दिया। और क्या आ जाएगा? ए की पावर 1/3। क्या आ जाएगा? ए की पावर 1/3। इसको बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? आर नोट की 1 पॉइंट कितनी होती है? आर नोट की वैल्यू 1.2 फर्मी मीटर। क्या होती है? 1.2 फर्मी मीटर। मैंने क्या किया, न्यूक्लियस के साइज को आप कैसे मापोगे? ठीक है, सबसे पहले साइज किसने दिया था? रदरफोर्ड ने। न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम होता है वो मास नंबर के लीनियरली वेरी करता है, और वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर का क्यूब। ठीक है, इसको सॉर्ट आउट करके ये फॉर्मूला याद रखना, इस पर न्यूमेरिकल भी आता है। ठीक है, तो R = आर नोट ए की पावर 1/3। इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.2 फर्मी मीटर। एक फर्मी मीटर में क्या होता है? 10⁻15 मीटर। क्लियर? उसके बाद हमारा 15 मिनट का ये लेक्चर नेक्स्ट होएगा, फिर अपना 8th भी ख़त्म होगा, न्यूक्लियाई। तो 8th यूनिट ख़त्म होगा, उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे 3rd यूनिट। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।